गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए, तो आज जो है वह हम लोग चर्चा करते हैं, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से 2-3 सवाल जो है बनता है। छोटा टॉपिक होने के बावजूद जो है वह 2-3 सवाल यहाँ से बन जाता है। तो टॉपिक का नाम क्या है? वो है आपका बेरोजगारी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब बेरोजगारी किसको कहते हैं? आप लोग बेरोजगार हैं क्या? सभी लोग कहेंगे हाँ सर बेरोजगार हैं। और हमारे भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार क्यों नहीं है? कोई भी व्यक्ति मतलब जो आप स्टूडेंट हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। यहां पर कोई भी का शब्द वो था। पहले समझते हैं बेरोजगारी है क्या, तब उस सवाल का जवाब हम देंगे कैसे आप बेरोजगार नहीं हैं। इसको अगर 2 वर्ग में विखंडित किया जाए तो क्या हो सकता है? बिना रोजगार का। क्या हो सकता है? बिना रोजगार का जो भी व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे? बेरोजगार। प्राचीन काल में जब भी चर्चा हो, अगर हम उसको इतिहास से जोड़ा जाए तो बेगारी प्रथा वगैरह अपने यहां पहले से चला आ रहा है। लेकिन आधुनिकतम अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर इस शब्द का वर्णन किया जाए, चर्चा किया जाए, तो आधुनिकतम शब्द के आधार पर बेरोजगारी जो है वह 1929 और 30 का जो मंदी हमने पीछे आपको बताया था, वहीं पर इस शब्द की उत्पत्ति हो जाती है आधुनिकतम काल में। प्राचीन काल में कहिएगा तो यह सारा चीज जो भी हम अर्थव्यवस्था देखते हैं सब भारत की देन है, जिसको हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ग्रीक के बाद दूसरा है यह। तो अपने यहाँ बेगारी वगैरह प्रथा, कई बार आप इतिहास में इसको लेकर रिवॉल्यूशन वगैरह भी पढ़े होंगे, तो उससे कोई लेना देना नहीं। हम आते हैं अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में आधुनिकतमता के आधार पर 1929 में मंदी के समय में इस चीज का चर्चा हो गया, या इस शब्द की और गरीबी दोनों शब्द की वर्णन जो है वह इसी मंदी के समय में। मंदी आपको हमने बताया है, तो आप जल्दी जल्दी हमें बता दें कि मंदी कहां, क्या बताए थे मंदी को लेकर, जल्दी से बता दें। मंदी मतलब वैसा सिचुएशन जहां पर क्या हो, उत्पादक अपना उत्पादन लेकर बैठा हो, बाजार में उपलब्ध और खरीदार क्या हो, न हो, तो उसे क्या कहेंगे? मंदी। अब जब वस्तु बिकेगा ही नहीं तो जो भी उत्पादक वर्ग हैं, क्या वह व्यक्ति जो है वह अपना एम्प्लॉय को रखेगा? नहीं रखेगा, तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? 1929 या 1929 30 के मंदी में, आधुनिक काल में बेरोजगारी शब्द की उत्पत्ति आती है। अब आते हैं बेरोजगारी होता क्या है, किसको कहते हैं? बेरोजगारी कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखता है, जब कोई भी व्यक्ति कार्य करने की इच्छा है, योग्यता है, एक निश्चित मजदूरी पर कार्य करना चाहता है और उसे उसकी योग्यता और एक निश्चित मजदूरी के आधार पर कार्य प्राप्त न हो, तो वह क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? यह बेरोजगारी 3 चीजों में निर्भर करता है। 3 में से एक भी चीज कमजोर हुआ, चाहे किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का, किसी देश का, तो उसमें क्या वृद्धि हो जाएगी? बेरोजगारी की वृद्धि हो जाएगी। यह 3 चीज क्या है? तो पहला है वो है आपका इच्छा। दूसरा क्या है? वो है आपका क्षमता। तीसरा क्या है? वो है आपकी योग्यता। अगर इन 3 चीज पर कोई भी देश, कोई भी राज्य नियंत्रण करता है तो इसमें कमी, किसी भी एक चीज में कमी दिखलाई पड़ा, इसमें वृद्धि है। आप कहेंगे किस आधार पर? अब आते हैं किस आधार पर। जैसे हमने अभी कहा कि क्या आप बेरोजगार हैं? आपने कहा हाँ सर हम बेरोजगार हैं। नहीं, हम बेरोजगार नहीं हैं।
जैसे समझिएगा, आप जो भी स्टूडेंट वर्ग हैं वह कहीं भी रहकर तैयारी कर रहे हैं, आप अपने घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, बाहर आकर तैयारी कर रहे हो, पटना रह रहे हो, दिल्ली रह रहे हो, इलाहाबाद रह रहे हो, मध्य प्रदेश में कहीं रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, तो आपके रहने के लिए आपके पेरेंट्स आपको क्या करते हैं, प्रत्येक मंथ पैसे भेजते हैं, हाँ या ना, भेजते हैं। तो प्रत्येक मंथ पैसा आपको क्यों आता है? क्योंकि आप उन शहरों में रहकर क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मतलब पढ़ने के लिए रह रहे हैं। तो पढ़ने के लिए अगर आप रह रहे हैं तो आपका काम क्या है, पढ़ना, और उस काम के बदले आपको क्या मिलती है, पैसा। तो आपको आपकी योग्यता के अनुसार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो आपको आपकी योग्यता के अनुसार पेमेंट हो रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सरकारी नौकरी कर रहे हैं कि तनख्वाह तो चाहिए हमें समय पे, काम आज के जगह कल भी हो सकता है। तो दोस्त ऐसा न करें, ठीक ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। जो भी मान लीजिए सिंपल सा दिहाड़ी मजदूर भी काम करने आता है तो वो 8 घंटा काम करने के एवज में आपसे मजदूरी लेता है, तो आप तो कम से कम अपने लिए काम कर रहे हैं, तो उसको ईमानदारी पूर्वक क्या करें, करें। कहा ही गया है अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तो यह 3 चीज, इच्छा, क्षमता और योग्यता। अब देखिए, जैसे इच्छा है कि हमें क्या करना है, नौकरी लेना है, क्षमता भी है, पर क्या है, उसके अनुसार आपकी योग्यता नहीं है। तो उसके अनुसार योग्यता नहीं है तो क्या हो रही है, फिर आते हैं, इच्छा भी है, योग्यता भी है, पर कैपेबल नहीं है, जहां पर जिस चीज की तैयारी होती है वहां नहीं जा सकते हैं, क्षमता नहीं है, क्या हो जाएगा, क्षमता भी है, योग्यता भी है, इच्छा ही नहीं है वो काम। मान लीजिए घर वाले कह रहे हैं कि आईएएस बन जाओ, वो बन जाओ, और इच्छा ही नहीं है, नहीं बैठ कर ही वो करना है। तो इस 3 चीज को अगर सुधार लिया जाए तो रोजगार में सृजन सरकार के द्वारा या जो भी वजह जहां के लोग हैं, और इस 3 चीज में एक भी कमी आएगी तो किसकी वृद्धि हो जाएगी, बेरोजगारी की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब कई जगह क्या, अधिकांश जगह वर्तमान की सरकार जो है ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर परिवर्तित कर ऑफिस कर दिया है। हो सकता है नया वगैरह जो आप देखेंगे कहीं पर NSSO तो वहां लिखा होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो दोनों समझ लीजिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका ईयर याद रखिएगा, पूछा है कई दफा NSSO की स्थापना कब की गई। तो NSSO की स्थापना 1950, NSSO की स्थापना 1950 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा किया गया। 1950 ईस्वी, 1950 में इसकी स्थापना की गई। इसका कार्य ही होता है देश में बेरोजगारी और गरीबी दोनों चीज का आंकलन करता है। देश में बेरोजगारी और गरीबी का आंकलन NSSO के द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए जिनको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, लिख लिए? नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तर पर इसका जो डाटा तैयार करता है वो WLO, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं विश्व मजदूर संगठन। चलिए, इसकी स्थापना जो है 1919 में, 1919 ईस्वी में WLO की स्थापना की गई। जिनको लिखना होगा लिखते चलिएगा।
WLO की स्थापना की गई। अब स्थापना हो जाता है, यह संस्था इतने अच्छे तरीके से कार्य को संपन्न करता है कि 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया जाता है। इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया और आगे चलकर जो है यह UNO का भी क्या हो जाता है, भाग या अंग हो जाता है। कोई दिक्कत? तो यहां से रिकॉल कर लीजिए, 3 ही पॉइंट याद रखना है। NSSO किसका आंकलन करता है? तो बेरोजगारी और गरीबी की स्थापना। यह सवाल 9 के हिसाब से मिलेगा कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, मुख्य रूप से इसको बेरोजगारी को 2 वर्ग में विखंडित किया है और वह 2 वर्ग कई रूप में आ जाते हैं। पहला है, वो है आपका ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी मतलब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में 2 है। कौन कौन से हैं? तब पहला है आपका, वो है आपका छिपी हुई या इसी को कहा जाता है प्रच्छंद बेरोजगारी। पहला क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छंद बेरोजगारी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिसगस्टेड बेरोजगारी। डिसगस्ट बेरोजगारी। अब छिपा हुआ बेरोजगार कौन हो सकता है भाई? बड़ा सोचने वाली बात। छिपी हुई बेरोजगारी कौन हो सकता है? तो आइए समझते हैं छिपी हुई बेरोजगारी को। मान लीजिए हमने कहां का बेरोजगारी इसको माना है छिपी हुई को? ग्रामीण क्षेत्र में। अब ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन लोग रहते हैं? मुख्य रूप से ग्रामीण का मतलब हम आप क्या समझते हैं? फार्मर, एग्रीकल्चर पर जो लोग निर्भर हैं वही। अब एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं तो मान लीजिए किसी किसान के पास, फार्मर के पास यह प्लॉट है। इस प्लॉट पर मान लीजिए वर्तमान समय जो है वह क्या है? धान की खेती का समय है। अब धान की खेती का समय है तो इस प्लॉट पर जो है वह 5 व्यक्ति मिलता है। कितने? 5%। 5 व्यक्ति मिलकर इस प्लॉट पर 5 व्यक्ति मिलता है और मिलकर जो है वह लोग कई जितना भी एफर्ट होता है सारे एफर्ट को लगा देता है। सारे एफर्ट को लगा देता है कहने का मतलब कि 5 व्यक्ति मिलकर इसमें जितनी बीज बोनी चाहिए बीज को समय पर बो दिया। जब बीज को समय पर बोया, समय समय पर उस बीज में पानी को डाला गया, समय समय पर जो भी खाद वगैरह का उपयोग करना था वो डाल दिया गया। अब सारा चीज इस पर डाल दिया गया तो जब फसल को काटने का समय आया, उसको फसल के रूप में बनाने का समय आया तो इससे निकला मान लीजिए 100 केजी अनाज। कितना निकला? 100 केजी अनाज। अब इससे 100 केजी अनाज निकला, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए नेक्स्ट यही प्लॉट था और इस प्लॉट पर 5 के जगह 4 लोग कार्य किए।
नेक्स्ट में कितने लोग कार्य किए? 4 लोग कार्य किए। वह सारा काम को संपन्न किया गया जो 5 लोग मिलकर किए। मतलब खेत की जुताई की गई, उसमें उतना ही अनाज था जो पिछले वर्ष डाला गया था, उतना ही उसी समय पर पानी वगैरह डाला गया, और सब कुछ वही था जो 5 व्यक्ति मिलकर। बस अंतर क्या था कि उस समय 5 पर्सन थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 4। पुनः जब अनाज उपजने का समय आ गया, अनाज को छांटने वगैरह तैयार करने का टाइम आ गया, तो देखा गया कि 4 व्यक्ति मिलकर भी उत्पादन कितना किए? 100 केजी। तो वह एक व्यक्ति जो नहीं था, कारण कुछ भी हो नहीं होने का, उसे नौकरी लग गई हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, बीमार हो, कहीं दूसरे जगह चला गया हो, कारण कुछ भी हो, मतलब उस एक आदमी के रहने या न रहने पर उत्पादन पर कुछ भी फर्क दिखलाई नहीं पड़ा। जब उत्पादन पर किसी प्रकार का फर्क दिखलाई नहीं पड़ा तो हम कह सकते हैं कि वह एक आदमी क्या था? बेरोजगार था। तो इससे इस प्रकार के जो भी व्यक्ति होंगे उसे क्या कहेंगे? छिपी हुई बेरोजगारी, या प्रच्छन्न बेरोजगारी, या डिसगस्ट बेरोजगारी। कोई दिक्कत? चलिए समझ गए। दूसरा है वो है आपका मौसमी बेरोजगारी। सब ग्रामीण क्षेत्र की ही बात करें अभी। मौसमी बेरोजगारी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी को। कोई दिक्कत नहीं। अब सीजनल बेरोजगारी कैसे होगा? तो हम सभी वर्ग जानते हैं कि हमारे भारत में मुख्य रूप से जो है अधिकांश जगह 3 वर्ग में फसलों को बांट दिया गया है। अब 3 वर्ग में फसल को बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग? तो पहला है वो है आपका खरीफ फसल। पहला क्या है? खरीफ फसल। दूसरा है वो है आपका रबी फसल, और तीसरा है वो है आपका जायद या मौसमी फसल। जायद या मौसमी फसल। अब फसल खरीफ फसल, तो इसको मुख्यतः क्या कहता है? 2 वर्ग में विखंडित। मान लीजिए मौसमी फसल को जो है इसका एक तरफ लिख देते हैं बुआई या बोया जाता है, बोना, और दूसरा कटाई। रबी फसल खरीफ फसल को बोया कब जाता है? हाँ बिल्कुल सही, जून और जुलाई में। काटा कब जाता है? नवंबर और दिसंबर। रबी फसल को दोस्त कब किया जाता है? रबी फसल को बोया जाता है नवंबर और दिसंबर में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और जायद मौसम से ही, तो मौसमी फसल जितना भी हम आप सब्जी वगैरह का प्रयोग करते हैं, फल का प्रयोग करते हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे? जायद फसल में आ जाएंगे, सारे जायद फसल में। अब खरीफ फसल, कभी काल हम लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, आगे एग्रीकल्चर बताएंगे ही कंफ्यूजन क्या होते हैं। तो किसको कहेंगे खरीफ फसल, किसको कहेंगे जायद फसल, किसको कहेंगे रबी? जायद से तो नहीं, रबी और खरीफ में पूछा जाता है। तो चलिए एक छोटा सा लॉजिक देते हैं, समझ जाइएगा आसानी से, और छांटने में भी सुविधा होगी। कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है कि धान को खरीफ में रखें कि रबी में रखें, गेहूं को खरीफ में रखें कि रबी में रखें, या सरसों को किस में रखें। आइए समझते कैसे। खरीफ फसल, अगर आप इसको मिटाते हैं दोस्त, लिख लिए ना,
अगर आप मान लीजिए कि गांव से बिलोंग करते होंगे, कहीं भी चाहे जाते हो ना जाते हो, गांव से अगर आपके पेरेंट्स आप बिलोंग करते हैं तो एक शब्द गांव में प्रचलित होता है। और नहीं भी गए, शहर में भी रहे होंगे तो अभी कुछ समय बाद या ठंडे के मौसम में देखिएगा बहुत सारा न्यूज वाले भी दिखाते हैं कि हरियाणा के लोगों के द्वारा खरपतवार को, पराली को जलाया गया, और जिस कारण जो है पॉल्यूशन में क्या गई, वृद्धि। तो वहीं पर एक शब्द है खर। खरपतवार, खर। अब देखिए खर किसको कहते हैं, जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो जान गए होंगे खर किसको, जो नहीं जानते हैं वो देखिए। ये मान लीजिए समझने के लिए कि धान का क्या है, पेड़ है, और इसी पेड़ के ऊपर यह शीश लगा होता है। धान जहां बनता है, फैलता है, उसको क्या कहते हैं, शीश कहते हैं। और इस भाग को कहा जाता है खर। इसको क्या कहा गया, खर। तो खरीफ फसल उस फसल को कहा जाता है जिसमें क्या पाया जाए, खर पाया जाए। खरीफ फसल उस फसल को कहा जाता, सॉरी, खरीफ फसल उस फसल को कहा जाता है जिसमें क्या पाया जाए, खर पाया जाए। यहां पर एक्सेप्शनल अपवाद में एक चीज होगा, गेहूं। अपवाद में एक चीज क्या हो जाएगा, गेहूं। तो गेहूं को छोड़कर वह सारा चीज जिसमें क्या पाया जाए, खर पाया जाए, वो क्या आ जाएगा, खरीफ फसल। तो छांट लीजिए। नहीं समझ में आया होगा, दिक्कत होगा तो रबी से समझ जाइए कि किसमें खर पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, कौन उतना वो करे। तो चलिए रबी से समझते हैं। रबी फसल कहता है कि गेहूं के साथ मोटा अनाज को शामिल कर लो। गेहूं के साथ क्या कर लो, मोटे अनाज को शामिल कर लो। मोटा अनाज भी ना समझ में आए तो जो भी आप दाल के रूप में प्रयोग करते हैं, सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। अब दाल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं आप, तो दाल के रूप में आप अरहर या तोर का करते हैं, मसूर का करते हैं, मटर करते हैं, तो वह मोटा अनाज आता है। तो गेहूं के साथ साथ मोटे अनाज को, गेहूं के साथ साथ मोटे अनाज को शामिल कर दिए तो रबी फसल वो नहीं है, तो उसमें क्या बच जाएगा, खरीफ फसल। जायद या मौसमी फसल, जो भी आप फल सब्जी का उपयोग करते हैं वह जायद और मौसमी फसल है। अब कोई दिक्कत, अगर दिक्कत तो फिर एग्रीकल्चर का टॉपिक में आपको और क्लियर कर देंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब आइए जिस अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे थे, मौसमी, सीजनल। मौसमी, सीजनल, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब यहां पर पुनः लौट कर आइए। यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि खरीफ फसल को बोया कब जाता है, जून और जुलाई में, और काटा कब जाता है, नवंबर और दिसंबर में। तो मान लीजिए जुलाई, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 मंथ का वहां डिफरेंस। रबी कहता है नवंबर और दिसंबर, तो दिसंबर मान ले तो जनवरी और फरवरी, 2 मंथ यहां भी। अब जो भी किसान वर्ग एग्रीकल्चर उत्पादन किए हैं, मान लीजिए खरीफ फसल का उन्होंने फसल बोया अपने खेत में, तो वह व्यक्ति जुलाई से 3 माह तक एज ए किसान के रूप में किसी प्रकार का कार्य करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि अगर वह चाहता भी है करना तो उसके जमीन पर क्या लगा पड़ा है, फसल लगा पड़ा है खरीफ का। आप कहेगा कि सर जमीन कुछ छोड़ देगा, तो छोड़ देगा तो रबी फसल का उस समय ही नहीं है। तो जब वह व्यक्ति उस 3 माह तक किसी भी प्रकार का कार्य एज ए उस रूप में किसान के रूप में नहीं किया, तो उसकी इच्छा है काम करने की, योग्यता भी है, पर क्षमता, तो उसको क्या कहेंगे, उससे क्या होगी, वृद्धि होगा, किसका, बेरोजगारी का। तब मौसमी बेरोजगारी इसी प्रकार से उत्पन्न होती है। तो 2 बेरोजगारी याद रखिएगा, मौसमी जिसको सीजनल कहे, अप्रच्छंद या प्रच्छंद बेरोजगारी, और छिपी हुई बेरोजगारी जिसको डिस्गस्ड
अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया। यह दोनों पाया जाता है किस क्षेत्र में? ग्रामीण के क्षेत्र में पाया जाता है और अक्सर पूछा भी जाता है। वहां पर अधिकांश जगह आंसर मिलेगा किसान वर्ग में या फार्मर में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। कोई दिक्कत? यही सवाल मुख्य रूप से अगर आप कहिएगा तो बेरोजगारी से आता है। 3-4 बेरोजगारी और पढ़ेंगे, वहां से नहीं, एक सवाल मुश्किल से बनेगा, नहीं तो कोई नहीं, अक्सर यही बनता है। तो जो महत्वपूर्ण था वो समझाएं। अब आते हैं शहरी बेरोजगारी। मिटा रहे हैं। अब आइए शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी। पहला है वो है आपका संरचनात्मक। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचना। अगर इकोनॉमिक्स को छोड़े थोड़े देर के लिए तो संरचना का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, नए नए चीज की क्या करना? उत्पत्ति करना, उत्पादन करना। तो मन में बना होगा सर उत्पादन बढ़ेगा तो बेरोजगारी थोड़े ना बढ़ेगा। संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचनात्मक बेरोजगारी कैसे होगी? हमने कहा ना, इसका कुछ भी कारण हो सकता है। कुछ भी कारण मतलब राजनीतिक कारण भी हो सकता है, धार्मिक कारण भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल कारण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको कहते कम समय के लिए उत्पन्न होना। जैसे समझ, मान लीजिए कुछ समय पीछे जाकर झांकिए, अपने बचपन में चले जाइए, तो आप देखते होंगे कि अधिकांशतः कार्य जो है वह मैनुअली होता था। मैनुअली मतलब हमारे आपके द्वारा, मानव के द्वारा लिखा पढ़ा जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई वैसे वैसे वहां से मानव की संख्या में क्या आ गई? कमी हो गई। जैसे पहले अगर मान लीजिए किसी का लिखने पढ़ने का काम होता था तो 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिल लिखते थे। जैसे मान लीजिए कोर्ट कचहरी में ही, थाने में ही पहले क्या होता था? केस वगैरह लिखा जाता था, कोर्ट के चीजों को दर्शाया जाता था, तो 2-3 एम्प्लॉय होते थे। जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप किया, लाकर क्या शामिल कर दिया गया? डेस्कटॉप को शामिल कर दिया गया। अब डेस्कटॉप जैसे ही आया तो लोगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कमी होगी? वृद्धि होगी। अब कार्य क्षमता में वृद्धि हुआ तो जो 2-3 व्यक्ति थे उस डेस्कटॉप को चलाने के लिए अब कितने चाहिए? 1 व्यक्ति चाहिए। पुनः टेक्नोलॉजी बढ़ा, मान लीजिए वही 1 व्यक्ति था, एक हेल्पर के रूप में कोई दूसरा होगा, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ा और डेस्कटॉप के जगह पर क्या आ गया? लैपटॉप आ गया। अब डेस्कटॉप का काम हुआ व्यक्ति ऑफिस में करता होगा तो 8 से 10 घंटा करता होगा। अब लैपटॉप लेकर कहां पहुंच गया? घर, कि चलो लैपटॉप घर ले चलते हैं। घर पहुंचा, ऊपर वाले जो अधिकारी वर्ग थे, जो भी उनके बॉस थे, वो क्या कहे? अब घर से भी क्या कर लो? कुछ काम को देख लिया करो। और काम में क्या आ गई? काम तो था, उतना ही हो रहा है, पर जो कार्य की दायरा थी, क्षमता थी, उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रहा है। फिर आ गया क्या? मोबाइल। अब कुछ ऐसे जगह है जहां हम लैपटॉप ले जाकर नहीं जा सकते, असक्षम थे ले जाने में, मोबाइल है, मोबाइल पर काम कर लो। तो हमने देखा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में, संरचना में के क्षेत्र में वृद्धि होता गया, लोगों में जो है किसकी वृद्धि हो गई? बेरोजगारी की वृद्धि हो गई। तो किसी भी कारण, बस पुनः कहते हैं कारण कुछ भी हो, और निर्माण के क्षेत्र में के कारण जो बेरोजगारी में वृद्धि हो या जिससे रोजगार के सृजन में कमी दिखलाई पड़े, तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यहां से मात्र एक सवाल बनेगा। सवाल क्या बनेगा?
तो शहरी क्षेत्र में, भारत के शहरी क्षेत्रों में और विकसित देशों में, भारत के शहरी क्षेत्रों में और विकसित देशों में जो है वह कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। कोई दिक्कत नहीं। अब जो है कोई भी चीज बस समझिएगा, वहां से कुछ विशेष सवाल जो है नहीं बनते। अगला है वो है आपका घर्षणात्मक। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब घर्षण मतलब जैसे मान लीजिए हम यह चल रहे हैं तो घर्षण के कारण ही चल रहे हैं। तो आप कहेगा कि सर घर्षण साइंस का है तो कहां से पहुंच गया इकोनॉमिक्स में? तो शायद आपको बताए होंगे, नहीं बताए। इकोनॉमिक्स जो है वह साइंस भी है और आर्ट्स भी है। एक मिनट में समझा देते हैं कैसे साइंस है कैसे आर्ट्स है। साइंस क्या कहता है कि हम दिन प्रतिदिन नए चीजों को खोज करते हैं, वही साइंस। आर्ट्स क्या कहता है? खोजे हुए चीजों को संग्रह करके बचा के हम रखते हैं, वो कला है। और दोनों चीज इसमें दोनों गुण दिखलाई थे, इसमें मतलब ये अर्थशास्त्र में दिखलाई पड़ता है। कैसे दोनों गुण दिखलाई पड़ता है? तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, याद करिए, मैन भैट, मोड भैट, उसके बाद सेन भैट, उसके बाद भैट, उसके बाद अब देखिए यहां से इसकी खोज, इसके बाद इसकी खोज, इसके बाद इसकी खोज, इसके बाद इसकी खोज, आगे भी खोज हो रहा होगा। तो साइंस का गुण, इसको यह कार्यरत है, इसको बचा कर रखें, इसको बचा कर रखें, इसको संग्रह करके रखें, इसको संग्रह करके रखें, तो आर्ट्स। तो वही तो है घर्षण। घर्षण का मतलब दो चीज का होना अनिवार्य है। जब तक दो चीज नहीं होगा किसी प्रकार का घर्षण नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब दो चीज यहां क्या हो सकते हैं? तो यहां पर दो चीज हो सकता है क्या? मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई पर भी बेरोजगारी निर्भर करता है। जैसे समझिए कैसे। अब मान लीजिए वर्तमान का जो समय चल रहा है वो समय किस चीज का है? गर्मी मौसम है, गर्म का है। अब गर्म का समय है तो याद करिए आज से 6-7 माह पीछे चले जाए या सर्द में चले जाए तो अभी वर्तमान समय में क्या सर्दी के जो भी गुड्स हैं, कपड़े हैं, उसका डिमांड वर्तमान समय में होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा, अर्थशास्त्र के हिसाब से नहीं होगा। अगर होगा भी तो जितना डिमांड उस समय है उतना डिमांड इस समय नहीं होगा। इस समय पूरे भारत में कुछ ही चंद क्षेत्र होंगे जहां पर सर्दी व्यतीत तो हो रहा होगा। 1, 2, 3 राज्य ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। लेकिन अगर सर्द के मौसम में चले जाते हैं तो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं संपूर्ण भारत में सर्दी होगी। अब जब संपूर्ण भारत में सर्दी होगी तो उस समय सर्द कपड़े या जो भी गुड्स हैं, वस्तुएं हैं सर्दी के मौसम के, उसका डिमांड क्या होगा? अधिक होगा। अब उसका डिमांड यदि अधिक होगा तो हम क्या कर सकते हैं? उस समय उत्पादन अधिक करेगा। जो भी उत्पादक वर्ग होगा उत्पादन क्या करेंगे? अधिक करेंगे। तो अधिक करेंगे तो मान लीजिए वर्तमान में उसके पास क्या है? वर्तमान में उसके पास डिमांड उतना नहीं है। तो वर्तमान में हो सकता है उसके पास अगर 5 व्यक्ति कार्य करने वाले होंगे तो डिमांड के समय क्या हो जाएंगे? 6 व्यक्ति हो जाएंगे। फिर जैसे ही डिमांड में धीरे धीरे कमी आएगी, व्यक्ति की संख्या में क्या आ जाएगी? कमी। तो इस कारण मतलब मांग और पूर्ति के कारण यदि क्या कमी दिखलाई पड़े,
रोजगार के सृजन में कमी दिखलाई पड़े तो उसे हम क्या कहेंगे? घर्षणात्मक बेरोजगारी। अगला है वो है आपका शिक्षित बेरोजगारी। कोई सवाल यहां से नहीं बनता है दोस्त, पर है तो समझ लीजिए। शिक्षित बेरोजगारी वही है जो बेरोजगारी का फॉर्मूला परिभाषा हमने बताया था आपको कि कोई भी व्यक्ति यदि वह अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहता है, यदि वह अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहता है एक निश्चित मजदूरी पर, और उस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य की प्राप्ति न हो तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। जैसे समझने के लिए मान लीजिए एक डॉक्टर साहब है, एक इंजीनियर साहब है। अब डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, वह डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसलिए किए होंगे कि वो चीज करेंगे तो उससे क्या होगी? रोजी रोजगार की प्राप्ति होगी। लेकिन वही डॉक्टर और इंजीनियर अगर डॉक्टरी का काम छोड़कर, इंजीनियरिंग का काम छोड़कर अगर प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो क्या है? अर्थशास्त्र की भाषा में शिक्षित बेरोजगार है। शिक्षित बेरोजगार क्योंकि वह अपनी योग्यता के अनुसार कार्य को करते लेकिन कर नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत? चलो अगला है, उसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी या खुली हुई बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी या अनैच्छिक। चक्रीय बेरोजगारी या इसी को कहा जाता है खुली हुई बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, खुली हुई बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी। यह बेरोजगारी जो है इसको कहेंगे साइक्लिकल क्रम चक्र में घूमना, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। याद होगा जब हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताया होगा तब मंदी, इसके कारण जब किसमें वृद्धि हो? बेरोजगारी में या रोजगार में कमी दिखलाई पड़े। मंदी के कारण जब रोजगार में कमी दिखलाई पड़े और उससे किसमें वृद्धि हो? बेरोजगारी में, तो उस तरह के बेरोजगारी क्या कहेंगे? चक्रीय बेरोजगारी। जैसे वर्तमान में अभी पूरे विश्व में, भारत से लेकर पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि आपदा के कारण क्या गई है? रोजगार के सृजन, काम करने वाले तैयार हैं पर जिस वस्तु का जितना डिमांड होना चाहिए उसमें कमी दिखलाई पड़ी और क्या हो गया? लोग बेरोजगार हो गए। तो यही था आपका बेरोजगारी टॉपिक, और जो मुख्य था वो शुरुआत वाला चीज अगर याद है तो यहां से एक भी सवाल, यहां इस टॉपिक में हम कह सकते हैं 100% वाली बात, एक भी सवाल जो है वो नहीं छूटेगा। बनाइए, चैप्टर वाइज सवाल बनाइए। आशा करते हैं कि आपका सवाल बनेगा और अवश्य बनेगा, ना बने तो वो भी हमें बताएं। कोई दिक्कत? चलिए।